ये है पार्ट 2। येओनहो को जबरदस्ती एकेडमी के लिए जाना पड़ता है। जाते वक्त येओनहो पीछे मुड़कर अपने परिवार की तरफ देखता है। उसकी छोटी बहन सुर्योन रो रो कर उसे जाने से मना कर रही होती है। उसके पिता उसे कहते हैं एक तगड़ा मर्द बनकर लौटना। उसकी माँ बस यही कहती है कि वह अपना ध्यान रखे और सुखरूप घर पहुँचे। वे जानते थे कि वे उसे रोक नहीं सकते, भले ही उसे जाते देख थोड़ा दुख हो रहा था। येओनहो छोटी बहन को रोने से मना करता है और कहता है कि वह जल्दी वापस आएगा। वह हाथ हिलाकर विदा लेता है, जबकि उसका पिता हंस रहा होता है। इस पर संग कहती है हंसना बंद करो। जैसे ही वे यात्रा पर निकलते हैं, सन्हो के लिए तो ये यात्रा काफी आसान होती है, लेकिन इसके उलट येओनहो तो थक कर चूर चूर हो चुका होता है। वह पूछता है कि क्या वे लगभग पहुंच गए हैं। उस पर सन्हो कहता है कि अभी सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। ये सुन येओनहो हैरान होकर कहता है क्या पूरे 10 दिन? सन्हो शांत स्वर में कहता है कि अगर उसे घुड़सवारी आती होती तो वे 5 दिन में पहुंच जाते। येओनहो चिल्लाकर कहता है कि उसने पहले ही बता दिया था कि उसने कभी घोड़े की सवारी नहीं की है। सन्हो कहता है तूने कभी घुड़सवारी सीखने का ट्राई भी नहीं किया। येओनहो कहता है लेकिन अब तो सवारी कर रहा हूँ ना। इस पर उसका भाई कहता है कि वह उसे दोष नहीं दे रहा, बस उसके सवाल का जवाब दे रहा है। येओनहो कहता है कि हमें आराम करना चाहिए और पूछता है क्या तुझे पता है कि पहाड़ी कितनी खड़ी है, कितना दर्द होता है, लगता है मेरी पीठ टूट जाएगी और पिछवाड़ा फट जाएगा। फिर वो मैदान में एक पेड़ की ओर इशारा करता है और कहता है कि वो लोग भी आराम कर रहे हैं। सन्हो देखता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि वे बस सो नहीं रहे हैं। वह घोड़े से उतर जाता है। ये देख येओनहो पूछता है कि वह क्या कर रहा है। सन्हो पास जाकर देखता है कि लाशों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और येओनहो फिर से पूछता है कि वह कर क्या रहा है। उस पर सन्हो कहता है कि हम बहुत देर से पहुंचे हैं क्योंकि ये सभी लोग मर चुके हैं। ये सुन येओनहो चिल्लाने लगता है। सन्हो उसे कहता है ये देख। वह एक आदमी के कपड़े हटाता है और उसकी छाती पर फूल के आकार का घाव दिखाता है। सन्हो कहता है कि इस मार्शल आर्ट को प्लकिंग फ्लावर पाम कहा जाता है। येओनहो पूछता है कि ये कैसा नाम है। सन्हो कहता है कि इसे पहले क्रिम्सन फ्लावर पाम कहा जाता था, लेकिन इस मार्शल आर्ट का वेस्टर्न प्रोविंस के यिन डीमन यानी एक बलात्कारी ने इसका दुरुपयोग कर बहुत सारे बुरे काम करता रहा, इसलिए इसका नाम बदलकर प्लकिंग फ्लावर पाल्म रख दिया गया। येओनहो पूछता है क्या वह कह रहा है कि आसपास कहीं एक बलात्कारी घूम रहा है। सन्हो कहता है कि वह यिन डीमन पहाड़ पर चढ़ती महिलाओं को निशाना बनाता है और ये लाशें इस बात का संकेत हैं कि उसने किसी महिला को पाने की कोशिश में इन लोगों पर घात लगाकर हमला किया होगा। मतलब यहीं आसपास कहीं न कहीं कोई न कोई महिला खतरे में है। वह जमीन से उड़कर अपने भाई से कहता है तुम यहीं रुको, मैं वापस आता हूँ, और वह सुपरमैन की तरह उड़ जाता है। अपने बड़े भाई को जाते देख वह जोर से चिल्लाता है तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इन बदबूदार लाशों के बीच रहकर इस प्लेस को गार्ड करूं? फिर जोर से भैया कहता है, लेकिन तब तक सन्हो बहुत दूर जा चुका होता है। जब उसे पता चल जाता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, फिर बगल में देखकर बुरा सा मुंह बनाता है क्योंकि उसके पास अब 2 घोड़े हैं और सड़ती हुई लाशें हैं जो बदबू मार रही होती हैं, और वह कहता है मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। उसे अपने भाई का इंतजार करते करते रात हो जाती है। इस वजह से वह चिल्लाकर कहता है झूठे, अब तक लौटे क्यों नहीं? अगर ऐसा ही होना था तो मुझे भी साथ ले जाते। फिर सोचता है क्या हुआ होगा, अगर कुछ ना हुआ होता तो वो अब तक लौट आता। तभी उसे कुछ जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से घोड़े को पकड़कर वह सोचता है कि अगर वह ऐसे ही खड़ा रहा तो किसी बाघ का शिकार बन जाएगा। तभी उसके पीछे बिजली चमकती है, इससे वो डर जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। उससे वह भीग जाता है। फिर वह ऊपर आसमान में देखकर कहता है अब वह सच में फंस गया है। फिर उसकी चीख सुनाई देती है और हम देखते हैं कि वह घोड़ों को धक्का मार रहा होता है क्योंकि उसे घोड़ों को चलाना आता ही नहीं। वह कहता है मैं अब क्या करूं? वह दोनों लाशों को घोड़ों पर लादकर पहाड़ी पर चढ़ा रहा है। कहता है कि उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता क्योंकि वे जंगली जानवरों का शिकार बन सकती हैं। वह उन्हें दफना भी नहीं सकता क्योंकि बारिश हो रही है और अब उसे किसी शरण की जरूरत है जहां वह रुक सके। और घोड़े को जल्दी आगे बढ़ाने के चक्कर में वह उसे जोर से धक्का देता है, लेकिन गलती से घोड़े के नींबू को टच हो जाता है। इस वजह से घोड़े का दिमाग खराब हो जाता है और वह उसे जोर से लात मारता है। इस वजह से येओनहो चिल्लाते हुए पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, सिर, पीठ और फिर सिर से टकराते हुए झाड़ियों में गिरता है। वह कराहते हुए कहता है उस कमबख्त घोड़े पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वह एक गुफा में है और यहाँ बारिश नहीं हो रही। वह खुशी से चिल्लाता है। आखिरकार उसे शरण मिल ही गई। घोड़े भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, अब भी लाशें लादे हुए। येओनहो उन्हें एक चट्टान से बांध देता है और कहता है हे भगवान, मैं घोड़ों को मार भी नहीं सकता। फिर अपने कपड़ों को देखकर कहता है हे भगवान, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे? लोग कहते थे सफर कठिन होता है, अब समझ आ गया। उसने गुफा के बाहर एक निशान छोड़ दिया है ताकि उसका भाई उसे ढूंढ सके, लेकिन फिर भी वह थोड़ा चिंतित है। ये सोचकर कि अब क्या किया जाए, वह लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है।
लेकिन उसे नींद नहीं आती। वह कहता है, क्या मेरा भाई ठीक होगा? फिर करवट बदलकर कहता है, मुझे पता है वह कितना पावरफुल है, वह जरूर वापस आएगा, हाँ वह जरूर लौटेगा। सोचते सोचते वह गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन घोड़े उनकी रस्सी चबा जाते हैं और बाहर चले जाते हैं उसे अकेला छोड़कर। सुबह निकलती है और फिर ढल भी जाती है, लेकिन ये कुंभकर्ण भाई साहब पूरा दिन जमीन पर मजे में सोते रहते हैं। लेकिन तभी एक अजीब ऊर्जा उसे घेर लेती है और वह नींद में ही हवा में उठने लगता है। वह गुफा की छत की ओर उठते हुए दीवार में समा जाता है, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। जब वह होश में आता है तो सोचता है कि वह ये क्या देख रहा है, क्योंकि वहां एक हरी रोशनी तैर रही है। वह कहता है, मैं कहाँ हूँ? ये गुफा जैसा ही है, और सोचता है कि शायद वह उसी गुफा में है, लेकिन नींद में लुढ़कते हुए गहराई में आ गया है। तभी एक आवाज उसे नसीब वाला कहकर बुलाती है, जिस वजह से वह डर के मारे चिल्लाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर वह एक चमकते गोले को देखता है जो उसे कहता है कि मैं वेलकम करता हूं जो यहाँ अपने भाग्य को ढूंढने आया है। फिर अपना इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है, मैं हूं रेडिएंट स्वॉर्ड का उत्तराधिकारी, लिमिटलेस व्हाइट। योनहो पूछता है, क्या ये चमकता गोला है जो मुझसे बात कर रहा है? गोला कहता है, मैं शारीरिक रूप से यहाँ नहीं हूं, लेकिन मेरी विल समय और स्थान से परे से बोल रही है। यदि तू मेरी विल को स्वीकार करता है तो तू दुनिया पर राज करेगा। योनो घबरा जाता है और कहता है, ये तो कोई भूत है, और दुबक के जमीन पर बैठ जाता है। गोला उसे डरने से मना करता है और कहता है, मैं पहले ही मर चुका हूं, बस ये मेरी विल बाकी है। मैंने ये सब उसके लिए तैयार किया है जो यहाँ मेरे बाद आएगा, इसलिए नसीब वाले इंसान, इसे बिना संदेह के स्वीकार करो। योनो कहता है, ये सब बहुत परिचित लगता है, एक गुफा, कोई इंसान नहीं और एक बूढ़े आदमी की अंतिम विल। फिर बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, ये तो वो फेटेड एनकाउंटर यानी भाग्य का मिलन वाला सीन है जो मुरिम कहानियों में होता है। अपनी बढ़ाई करते हुए कहता है, स्वर्ग उसे उसकी अच्छाई के लिए इनाम दे रहा है। अब अगर वो यहीं ताकतवर बन जाए तो उसे मार्शल ट्रेनिंग एकेडमी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो गोला उसे बताता है, समय नहीं है उत्तराधिकारी, मेरी स्वॉर्ड को अपनाओ और दुनिया में न्याय बहाल करो। मैं तुम्हें अपनी रेडिएंट स्वॉर्ड स्टाइल सौंपता हूँ, अब निरंतर अभ्यास करो और अपनी कला को निखारो। योनो बस उनकी हर बात पर हाँ करता जा रहा होता है। गोला कहता है, अगर तुम्हारी रगों में मेरा खून है तो तुम्हारा टैलेंट भी शानदार होगा। अगर तुम यहाँ 30 साल तक अभ्यास करो, इससे तुम मेरी शक्ति का थोड़ा अंश भी दोहरा सकोगे। ये सुन योनहो के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वो मुंह फुलाकर पूछता है, क्या उसने सही सुना? क्या वाकई 30 साल? गोला कहता है, हाँ बस 30 साल ही तो हैं। योनो कहता है, 1 मिनट रुको, मुझे नहीं लगता कि मैं वही नसीब वाला हूँ, कृपया किसी दूसरे बंदे को ढूंढो। गोला 1 सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर चिल्लाते हुए पूछता है कि उसका क्या मतलब है। योनो हंसते हुए कहता है कि वो इससे बेहतर है कि वो इसे छोड़ दे, बजाय 30 साल यहीं रहकर ट्रेन करे। मैड डॉग इतिहासकार को कहानी सुनाते हुए कहता है, तुझे पता है ये मुलाकात अपने आप में वी योनहो के लिए एक चमत्कारिक तोहफा थी। ये वही इंसिडेंट था जिसने आलसी योनहो को इनविंसिबल, अजेय बना दिया। इसी के साथ चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और आगे आगे ये स्टोरी और भी मजेदार होने वाली है। इसके अगले चैप्टर के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।